चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान के मैच के साथ ही इसकी शुरुआत हो चुकी है और अब सबकी निगाहें जो टिकी हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो हर कोई एक्साइटेड हो जाता है। सभी काम छोड़कर सिर्फ इसी मैच को देखा जाता है। ये मैच होने वाला है संडे के दिन, यानी कि 23 फरवरी को। हर किसी को इस मैच का इंतजार है और ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या इस बार पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान से जो भारतीय टीम को हार मिली थी उसका करारा जवाब दिया जाएगा क्या? इसी पर बात की है पाकिस्तान के 365 न्यूज़ ने हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी से। क्या इम्कानात हैं, किस टीम के कितने इम्कानात हैं, न्यूजीलैंड कितनी मजबूत टीम है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और दीगर टीम्स पर भी हम बात करेंगे। जी, तो हमें ज्वाइन किया है इसी मौजू पे बात करने के लिए मनोज जोशी, भारतीय सहाफ़ी हैं, अब्बास शबीर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं, उन और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी हैं। उन दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। अब्बास साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान की, सबसे पहले तो हम आप पे ये बिग क्वेश्चन है। मनोज भाई को भी तो वेलकम करते हैं ना। मनोज भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मेरे मिजाज बिल्कुल ठीक है जी, और मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको, वेल विशेस देता हूं। चैंपियंस ट्रॉफी का एक अच्छा आयोजन हो पाकिस्तान में और दुबई में। जी थैंक यू। अब्बास साहब बताइए, क्या तैयारियां लग रही हैं पाकिस्तानी टीम की? क्या फुल थ्रॉटल के साथ शाहीन जाएंगे? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल जी, चैंपियंस ट्रॉफी आज पाकिस्तान के अंदर शुरू हो रही है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आफ्टर 29 इयर्स ये चैंपियंस ट्रॉफी और पाकिस्तान को इसको होस्ट करने की जो क्रेडिट जाता है वो पाकिस्तान को जाता है। पाकिस्तान टीम की तैयारियों के हवाले से हम गुज़िश्ता कई दिनों से बात कर रहे हैं, आप भी अपने प्रोग्राम्स के अंदर यही बात कर रही हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो हमें वो सॉलिड टीम ऑन पेपर नज़र नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान टीम किसी वक्त भी कुछ कर सकती है, ये तो हमारे जहन में। लेकिन अभी क्रिकेट थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी है। पहले दौर में हुआ करता था कुछ अरसे पहले कि टीम अचानक ही क्लिक कर जाती थी, बड़े से बड़ा मैच जीत जाती थी। लेकिन अब जो टीमें बड़े टूर्नामेंट्स खेलती हैं, बड़ी कैलकुलेशन के साथ वो मैदान के अंदर उतरती हैं, पूरा कॉम्बिनेशन बनाकर उतरती हैं, ओपोनेंट टीम को देखकर वो अपना कॉम्बिनेशन बनाती हैं। शायद अभी पाकिस्तान टीम उस काबिल नहीं है कि हम कोई बड़ा कॉम्बिनेशन बनाकर टीम के साथ मैदान में उतरे। हमारे पास जो दस्तयाब खिलाड़ी हैं हम उसी के ऊपर ही अपना रिलाय करेंगे और होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान जो 2 मैच हारे हैं, बिल्कुल हाँ, वो सोच के ना मैदान में उतरे जीत का। मनोज भाई आप बताएं, अभी इंडिया पाकिस्तान का तो मैच नहीं है, तो हम ये कि आपसे तजिया पाकिस्तान सकते हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान होगा तो ऑब्वियसली आप इंडिया की सपोर्ट। तो ये बताएं, पाकिस्तान को आप कैसे, टीम को कैसे रेट करते हैं? पाकिस्तान टीम अपने दिन पर कभी भी कोई सरप्राइज दे सकती है। इस वक्त पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है आपको? देखिए, बहुत सही कहा आपने। आपके सवाल के पहले हिस्से का मैं जवाब दे दूं कि कभी भी कुछ भी कर सकती है। आप देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी में 2017 में ये पाकिस्तान की टीम 8वीं रैंकिंग की टीम थी, 8वीं रैंकिंग की, कोई उसके रेट नहीं कर रहा था, और हम पिछले चैंपियन थे 2013 के। लेकिन उसके बाद एक ऐसे बाउंस बैक किया कि टीम चैंपियन बन गई। 1992 का वर्ल्ड कप देखें, 3 मैच पाकिस्तान टीम हारी और उसके बाद जो है इंग्लैंड से हारते हारते बची, 74 रन पर टीम का पुलिंदा बन गया। उसके बाद बावजूद टीम चैंपियन बन गई। आप 1999 का वर्ल्ड कप जिसमें आप फाइनल में पहुंचे, उसमें आप अगर आप देखें तो आप बांग्लादेश से भी हार गए, तो भी आप फाइनल में पहुंच गए। आप 2022 का वर्ल्ड कप देखें, T20 का वर्ल्ड कप, जिसमें आप जिम्बाब्वे से भी हार गए। इंडिया से तो खैर हारे हैं लगातार, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये टीम फाइनल में पहुंच जाती है 2022 में। तो 2009 में भी कोई 2 मैच आप हारे हैं। तो बदस्तूर अब ट्राई सीरीज में जो कुछ हुआ वो एक बीते जमाने की बात हो गई है। मैं तो कहूंगा अब नया दिन है, नई सुबह है, कुछ बेहतर की आप उम्मीद कर सकते हैं पाकिस्तान टीम से, क्योंकि पाकिस्तान टीम ऐसा पहले भी करती रही है। तो इसलिए हालिया रिकॉर्ड आंकड़े कोई मायने नहीं रखते। अब क्या बात है। मनोज भाई, ये भी बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? ये क्या बात हुई? इंडिया है उनकी फेवरेट टीम? नहीं, आई मीन हमारी भी जैसे 2-3 फेवरेट, टॉप 2 फेवरेट टीम्स तो बताइए मनोज भाई। देखिए, मैं एक राष्ट्रवादी होने की सोच नहीं रखता यहाँ पर, क्योंकि आपने मुझे एक्सपर्ट के तौर पर बुलाया है। तो मेरी शुरू से फेवरेट टीम रही है और पाकिस्तान सेकंड फेवरेट टीम रही है। लेकिन इस बार मेरी पाकिस्तान टीम सेकंड फेवरेट नहीं है, पहले नहीं है।
और इस बार मैं न्यूजीलैंड को अपनी सेकंड फेवरेट टीम मानता हूं और न्यूजीलैंड ने उसको साबित भी किया। अब आप ये देखिए कि आपकी टीम बहुत अच्छे ट्रैक पर चल रही थी। आप देखिए साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराना, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराना, जिम्बाब्वे को हराना, चलो कोई बात नहीं जिम्बाब्वे है, लेकिन 3 लगातार सीरीज जीतना और उसके बाद 260 रनों की पार्टनरशिप करके एक पहाड़ नुमा स्कोर को पार करना, ये अद्भुत चीजें थी। ये कोई कमाल की का प्रदर्शन था मैं कहूंगा। लेकिन इस तरह के अद्भुत प्रदर्शन कभी कभी होते हैं। कभी कभी अद्भुत प्रदर्शन यही तो मसला है, प्रॉब्लम तो हमारी यही है। श्रीलंका के अच्छा मनोज भाई ये बताएं कि अब बुमराह मिसिंग है और एक बड़ी भारत की, यानी अगर कहा जाए कि बॉलिंग में सबसे डेंजरस डेडली बॉलर बुमराह हैं, अगर वो नहीं होंगे तो आधा भी नहीं है भारत का बॉलिंग अटैक। और फिर दूसरी तरफ कोहली और शर्मा पर बड़ा प्रेशर है क्योंकि कहा जा रहा है कि उनका आखिरी आईसीसी इवेंट हो सकता है ये, तो और ऑस्ट्रेलिया से आए टेस्ट खेल के जहां बड़ा लेदे हुई है जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है, तो कैसा देखते हैं भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन भी और इस वक्त मोराल कैसा है उनका? चलिए पहले बॉलिंग पे बात कर लेते हैं। बुमराह नहीं है, एक उम्मीद जगी है पाकिस्तान की और अन्य टीमों की। लेकिन अब आप ये देखिए कि अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ये युवा सनसनी है। ये मैं सिर्फ इसलिए भारतवासी होने के नाते नहीं कह रहा हूं मैं, उसको उन्होंने प्रूव किया है। T20 वर्ल्ड कप हुआ जिसमें सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले बॉलर वो थे। उनके ऊपर T20 का ठप्पा लगा हुआ था, लेकिन जब उन्हें वनडे में मौका मिला तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो मैन ऑफ द सीरीज बन गए। उन्होंने रिजवान को भी परेशान किया, उन्होंने बाबर को भी परेशान किया जब मुकाबले हुए। तो अर्शदीप को आप छोटा पॉकेट और बड़ा धमाल कह सकते हैं आप, लेकिन हर्षित राणा वर्ल्ड क्रिकेट में शायद ही कभी आपने देखा होगा कि टेस्ट, वनडे, T20 तीनों में डेब्यू मैच में 3-3 विकेट चटकाए उन्होंने। वो विकेट टेकिंग बॉलर है। शुरू का पहला स्पेल छोड़ दें अगर आप, तो दूसरे और तीसरे स्पेल में वो कई बार अनप्लेबल हो जाते हैं। अब वो उनकी स्लोअर जो है वो भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से विकसित की है। रही बात शमी की, तो शमी को ज्यादा मौके नहीं मिले हैं और भारत बड़ा फूक के कदम उठा रहा है। उनको ज्यादा मैचों में उतारा नहीं क्योंकि बुमराह हमारे अनफिट हैं। तो ऐसी स्थिति में शमी जैसा तजुर्बेकार प्लेयर भी अगर अनफिट हो जाए तो बेहतर यही है कि उसको ना खिलाना बेहतर है, क्योंकि हमने उसको बहुत ज्यादा नेट्स पर देखा है गेंदबाजी करते हुए, बहुत कहर बरपाते हुए देखा है, भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करते हुए देखा है। तो वही शमी अब 2023 वाले वर्ल्ड कप की अब जो है वापसी करने वाले हैं उसके बाद बहुत शानदार तरीके से। रही बात बैटिंग की, तो रोहित शर्मा कभी भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं थे। वनडे क्रिकेट की बात कर रहा हूं मैं, टेस्ट क्रिकेट छोड़ दीजिए। टेस्ट क्रिकेट में वो बहुत खराब दौर से गुजर रहे थे, लेकिन वनडे क्रिकेट में जब हम श्रीलंका से हारे थे, जब गौतम गंभीर का पहला असाइनमेंट था, तो उसमें जो 1-2 प्लेयर हमारे चमके थे उसमें रोहित शर्मा भी थे। रोहित शर्मा ने अभी सेंचुरी बनाई है, ठीक है उतने कंसिस्टेंट नहीं रहे, लेकिन रोहित को लेकर कोई फिक्र हमें वनडे को लेकर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, रही बात विराट कोहली की, तो विराट कोहली और बाबर आजम जैसे प्लेयर्स को हर कोई देखना चाहता है। मैंने तो सुना है कि जितने फैंस जो है, पाकिस्तान फैंस जो है, विराट कोहली का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और लोगों के मुंह से तो मैंने ये भी सुना है कि वो सेंचुरी बनाए लेकिन पाकिस्तान जीते। बिल्कुल ऐसे क्रिकेट के फैंस कहते हैं, वाले लोग देख रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब्बास साहब ये बताइए कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो बॉलिंग की तरफ जाना चाहिए या बैटिंग की तरफ, और अगर बैटिंग लेते हैं तो क्या टारगेट दिमाग में रखना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को बैटिंग की तरफ जाना चाहिए क्योंकि न्यूजीलैंड ने प्रूव किया है कि वो 350 रन भी कर सकते हैं, 340 रन भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को एक लंबा टोटल डालना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान सेकंड टाइम जब बैटिंग करता है तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाता है। पाकिस्तान टीम प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती, और माजी में भी हमने देखा कि जो बड़े मैचेस और बड़े टूर्नामेंट्स पाकिस्तान हारा है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान प्रेशर नहीं ले सकता। एक खिलाड़ी पर प्रेशर आता है, पूरी टीम के ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो पाकिस्तान को आप प्रेशरलेस गेम खेलनी होगी, विदाउट एनी प्रेशर मैदान में उतरना होगा, चाहे आप टॉस जीतें या हारें। ये समझकर मैच खेलना होगा कि आपने ये मैच हर सूरत में जीतना है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच ही, हर मैच जो है वो डू और डाई मैच है। अगर एक मैच हार कर आप दूसरे मैच पर रिलाय करेंगे कि दूसरा जीतकर तीसरा हार जाए और फिर रन रेट के ऊपर बात आ जाए, तो ये मुश्किल, ये कैलकुलेशन कभी भी पाकिस्तान की फेवर के अंदर नहीं जा सकती। क्योंकि जो न्यूजीलैंड की टीम है, आप उसकी एवरेज देख लें कि वो हमेशा बड़ी एवरेज के साथ, बड़े स्कोर के साथ मैच को फिनिश करती है। जो हमारे इंडिया के साथ हमारा मैच है, उसमें भी आप एवरेज को तो छोड़ दें, उसमें तो आपको जीतना है या नहीं जीतना वो फैसला होना है। क्योंकि ऑन पेपर्स अगर बात करें तो इंडिया की टीम हमारे से स्ट्रांग है,
लेकिन कई बार ऐसा होता है जो स्ट्रांग टीम्स होती हैं वो अपनी ओवर कैलकुलेशन की वजह से कई बार हार भी जाती है। लेकिन नो डाउट ऑन स्टैट्स अगर ऑन पेपर्स हम बात करें तो इंडिया अब भरपूर तैयारी के साथ और एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैदान में उतर रहा है। अभी इन भाई ने बात की कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, 2019, 1992 मुख्तलिफ ट्रॉफीज की उन्होंने बात की। पाकिस्तान उस वक्त भी स्ट्रगलिंग कर रही थी, लेकिन किस्मत की वजह से पाकिस्तान आगे टूर्नामेंट के फाइनल के लिए पहुंची और क्वालिफाई भी किया, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, 1992 का वर्ल्ड कप भी जीता। लेकिन फर्क उसमें यह है कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में जो प्लेयर्स थे उनमें जो एनर्जी थी वो किसी और किस्म की एनर्जी थी। अब जो प्लेयर्स हैं आप उनका एनर्जी लेवल देख लें, आप उनकी कमिटमेंट देख लें। माजी के अंदर बहुत सारी चीजें पाकिस्तान टीम के साथ हुई हैं, लेकिन उस टीम के साथ आप इस टीम को रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन फिर मैं वही बात करता हूं कि ये वनडे आमिर का मैजिक भी था ना, जाहिर है उस दिन परफॉर्म करेगा, आमिर का मैजिक भी था, परफॉर्मेंस देगा और उस दिन को यूटिलाइज करेगा। बेसिकली हमने यूटिलाइज करना है उस दिन को, उस एनवायरनमेंट को। अगर वो हमने अपनी फेवर में ले लिया तो हाँ, पाकिस्तान को हराना वाकई तो ये प्रेशर गेम, बिल्कुल जो प्रेशर कोशिश। मनोज भाई ये बताएं कि ये 300 से अबव के गेम्स होने वाले हैं सारे, और जो भी टीम 300 से अबव बनाएगी इसमें जरा सा पाकिस्तान की लैकिंग थोड़ी सी हम देखते हैं कि 280 290 का ही गेम खेलती है पाकिस्तान टीम, या टारगेट वही सेट करते हैं। और दूसरी बात ये बताएं कि टॉस कितना अहम है इस पूरे टूर्नामेंट में, ड्यू फैक्टर कितना होगा? देखिए जी, कल और परसों तो कोई ड्यू पड़ी नहीं है। ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हम 5 स्पिनरों के साथ उतर रहे हैं, जिसमें 3 स्पिनर हमारे प्लेइंग 11 में खेलने ही वाले हैं। रही बात अभी जिस तरह से ट्राई सीरीज अभी हुई है उसमें 2 बार जो है पाकिस्तान ऑल आउट हुआ है। जैसे आपने कहा ना 280 290, ये थोड़ी चिंता का सबब है। वो इसलिए है क्योंकि कप्तान और उप कप्तान साहब भी चल रहे हैं या थोड़ा बहुत फकर जमान चल रहे हैं। अब बाबर आजम 21 पारियों से सेंचुरी उनसे नहीं लगी और बाकी बल्लेबाज भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का सबब है। और दूसरी रही सही कसर जो है कागजों पर गेंदबाजों ने पूरी कर दी है, क्योंकि गेंदबाजी पाकिस्तान की कागजों पर बहुत अच्छी है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी पता नहीं क्यों इतने दरिया दिल बन गए हैं, स्लॉग ओवर्स में खूब रन उतारने लगे हैं और इतना पहले हमने कभी नहीं देखा। शुरुआती ओवरों में जो नमी होती है पिच पर, उस पर तो वो स्विंग का और उसका फायदा उठाते हैं और हर चीज का फायदा उठाते हैं, लेकिन 10 ओवर का ही खेल नहीं है ना, 40 ओवर और भी होने हैं उसमें। तो बीच में हारिस राउफ, चिंता की जरूरत इसलिए नहीं है कि हारिस राउफ नहीं थे आपके पास, तो इसलिए आपको एक तीसरे तेज गेंदबाज की कमी खल रही थी और इन पर बहुत ज्यादा दबाव आ गया था। अब मैंने सुना है कि हारिस राउफ अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं, तो अब ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अब गेंदबाजी में थोड़ा ध्यान देना होगा। अच्छा मनोज भाई, आप स्पिनर्स क्यों गेंदबाजी करनी होगी? मुझे बताएं कि हमने स्पिनर्स पर तवज्जो नहीं दी पाकिस्तान में, लेकिन भारत 5 आप कह रहे हैं स्पिनर्स लेके आए, 3 तो खेल नहीं है, आप स्पिनर्स क्यों लेके आए इन विकेट्स पर? आप क्या सोचा भारतीय क्रिकेट टीम ने? देखिए, उसकी एक वजह तो ये है कि हमारे जो 5 स्पिनर हैं उनमें से 3 ऑलराउंडर हैं। ऑलराउंडर ही जो है टूर्नामेंट जिताते हैं। 1983 का वर्ल्ड कप हम अपने बॉलिंग ऑलराउंडर की वजह से जीते। 2011 का वर्ल्ड कप हम बैटिंग ऑलराउंडर की वजह से जीते। 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था वो हम बैटिंग बॉलिंग दोनों तरह के ऑलराउंडरों की वजह से जीते। एक वजह तो ऑलराउंडर्स का ज्यादा होना, स्पिनर्स का अच्छे बल्लेबाज होना, वो एक कारण था। और दूसरा कारण जो हमें खबरें मिली हैं कि दुबई की जो पिच है उसमें वो मुकाबले एक फ्रेश पिच पर होंगे। ठीक है, इंटरनेशनल लीग जो हुई थी अभी T20, उसमें फास्ट बॉलर्स को ज्यादा मदद मिली है, स्पिनर्स को कम मिली है, लेकिन हमारे जो गेंदबाजों का जो शैली है, अगर आपने गौर किया हो, जडेजा जो है उनकी गेंदें टिप्पा पड़ने के बाद स्किड होती हैं, सीधी आती हैं, सीधी आती हैं, विकेट टू विकेट है। जी। और स्केटर वन जो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो अक्षर पटेल की और भी ज्यादा खूबी है। उनकी गेंदें भी बहुत तेजी के साथ अंदर की तरफ आती हैं। बैटिंग वो शानदार कर रहे हैं। 2 बार प्रमोट किया, KL राहुल से पहले भेजा, दोनों बार वो अपनी कसौटी पर पूरी तरह से खरे उतरे। और उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती एक नई सनसनी है, जिन्हें 2-3 साल पहले हम बड़ा एक ऑर्डिनरी बॉलर मानते थे, वो इतना खतरनाक साबित हो गए कि अब कुलदीप यादव खेलेंगे या वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे। उनकी गति भी बहुत तेज है। जिसकी गति तेज होगी स्पिन बॉलर की, वो दुबई की पिच पर ज्यादा कारगर साबित होगा। और मुझे लगता है कि वहां, क्योंकि पाकिस्तान के तीनों वेन्यूज की तुलना में कम रन बनने वाले हैं, इसलिए हमने बल्लेबाजी की गहराई पर ज्यादा जोर दिया है कि हमारे पास नंबर 8 तक बल्लेबाज हों। और वो स्पिन जडेजा बहुत संभव है कि नंबर 8 पर ही बल्लेबाजी। बिल्कुल, जडेजा स्पिनर्स को खिलाना, ये 2 कारण थे। जी अब्बास साहब, ये भी बताइए कि टीम सिलेक्शन पे काफी तनकीद रही है, आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिस पे सबसे ज्यादा तवक्को की जा सकती है बेहतर परफॉर्मेंस की?
देखिए, अब तो तनकीद जो हो गई होगी, अब तो हम टूर्नामेंट हमारा स्टार्ट है और अब हमने मैदान के उतरना है जी। अब तनकीद करने से हम टीम चेंज नहीं कर सकते। जो हमारे पास टीम के प्लेयर्स हैं हमने उसके ऊपर ही रिलाय करना है। मैं समझता हूं कि बाबर आजम के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाबर आजम बिल्कुल ऑफ कलर है और बाबर आजम के पास ये बड़ा एक सुनहरी मौका है, गोल्डन चांस है कि अपने आप को प्रूव करे कि वो किंग है। और भी सारे प्लेयर्स के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। फखर जमान को लेकर आए हुए हैं, फखर जमान को उस रोल के लिए लेकर आए हुए हैं कि फखर जमान शुरू के अंदर कोई तेज रन स्कोर करे। और अब बात की जा रही है कि शायद बाबर आजम को ओपन नहीं करवाया जाएगा, उस्मान को ओपनिंग करवाई जाएगी। तो नया कॉम्बिनेशन होगा हमारे पास। अगर बाबर अपने ओरिजिनल नंबर के ऊपर खेलता है और अपनी पुरानी इनिंग्स खेलता है तो फिर पाकिस्तान के लिए उस्मान तो कंप्लीट रिस्क है, पैदा होंगी। उस्मान तो ऐसा रिस्क है अब्बास के, मतलब आप समझ सकते हैं वो क्या है। जोहब भाई, अब हम रिस्क ही ले रहे हैं, अब हम कुछ भी और नहीं कर सकते। हमारे पास जो दस्तयाब खिलाड़ी हैं हमने उसी में से शफल करने हैं प्लेयर्स को और उन्हीं को खिलाना है। ये अच्छी बात है कि बाबर को अपने जो ओरिजिनल नंबर है उसके ऊपर खिलाने का फैसला किया गया है। बाबर को आप उधर ट्राई कर लें। अगर बाबर दोबारा से अपनी फॉर्म के अंदर वापस नहीं आता तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मुश्किलात होंगी। लेकिन आगा सलमान, रिजवान, उस्मान, ये सारे प्लेयर्स देखें, बड़ी जबरदस्त इन्होंने बात की कि अब ये गेम ऑलराउंडर्स की है। जब तक आपके पास पूरी टीम के अंदर 11 तक आपकी जो टेल एंडर्स वाला दौर अब खत्म हो गया कि सिर्फ बॉलिंग की और बैटिंग के लिए कोई चांस नहीं मिला, ना बैटिंग कर सके। अब तमाम प्लेयर्स को 11 नंबर तक बैटिंग आनी चाहिए, यानी 20-25 स्कोर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, तो ही आप फिनिश कर सकते हैं अच्छे तरीके से मैच। लेकिन ऑलराउंडर भी वो चाहिए ना, बस ऑलराउंडर भी देखिए, ऑलराउंडर भी फिर वो चाहिए ना, फिलिप्स की तरह के, मैक्सवेल की तरह के ऑलराउंडर्स चाहिए। क्या बात है। और आपका ये जो जडेजा की हमने बात की है, तो ऐसे ऑलराउंडर्स हो जिनकी टेक्निक भी थोड़ा बैटिंग टेक्निक हो। ऐसा नहीं है स्लॉगर्स नहीं चाहिए, अब स्लॉगर्स वाला दौर नहीं है कि वसीम अकरम आके स्लॉग कर देगा एक दो और वो वाला गेम नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जो हमारे पास ऑलराउंडर भी होने चाहिए वो कंप्लीट प्रॉपर टेक्निकल बैट्समैन होने चाहिए। उनकी बैटिंग के अंदर अच्छी टेक्निक होनी चाहिए ताकि वो मैच को कहीं ना कहीं सहारा दे सके या वो फिनिश कर सके। लेकिन बदकिस्मती है इस वक्त पाकिस्तान के पास वो चीज नहीं है। नहीं, क्वालिटी ऑलराउंडर्स नहीं है, बिल्कुल सही बात। सलमान अली आगा भी ऑलराउंडर हैं, फहीम अशरफ भी ऑलराउंडर हैं, सब भी ऑलराउंडर है। लेकिन ऐसे ऑलराउंडर देखिए, ऑलराउंडर जो होता है उसकी एवरेज कम से कम 35-40 के करीब होनी चाहिए, यानी उसको बैटिंग के अंदर इतना उसकी ग्रिप होनी चाहिए कि वो मैच को फिनिश अच्छे तरीके से कर ले। लेकिन अब चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है, अब सिलेक्शन कमेटी के ऊपर तनकीद हम बाद में करेंगे। जोहर भाई करते हैं ना, वो कहाँ जाएंगे बच के हमसे, हम तो करेंगे, तनकीद भी होगी, तारीफ भी होगी। अच्छा, ओवर द डेज मनोज भाई आप ये बताएं कि इसमें कप्तानी, इस पूरे टूर्नामेंट में कप्तानी कितनी अहम होगी। देखिए विकेट्स जैसे खेलेगी टर्फ, वो तो सिमिलर है तकरीबन, ठीक है, उसमें इतनी तब्दीली होनी नहीं है, सबने रीच किया हुआ है उसे। अब यहां कप्तानी का फैक्टर है कि कितनी एग्रेसिव कैप्टनसी होनी है और प्लान बी सी आपके पास मौजूद है या नहीं है, क्लोज इन फील्डर्स को कैसे कर रहे हैं, बॉलिंग चेंज क्या कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कीजिए। मुझसे सवाल है? जी मनोज भाई आपसे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कप्तानी का जब तक सवाल है, कप्तानी के पास ऑप्शन, जो गौतम गंभीर अक्सर कहा करते हैं, भाई कप्तानी जो है, आपके पास टीम अच्छी है तो कप्तानी, जब महेंद्र सिंह धोनी जब 3 आईसीसी टूर्नामेंट जीते थे तो उन्होंने यही कहा था कि टीम अच्छी है इसलिए आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो टीम में अगर आप पंजाबी में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, शायद रेलू कट्टा, आप ही लोगों से शब्द, तो मुझे लगता है कि देखिए, बिना किसी का अनादर किए हुए ये बात मैं कहना चाहूंगा कि जो प्लेयर आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में थे ही नहीं, उन सबको आपने स्कीम ऑफ थिंग्स में डाल दिया। जिनको आप रेगुलर, जिन पर इन्वेस्ट कर रहे थे, उन सबको आपने बाहर कर दिया। अब आपको लगता है कि उस्मान खान, खुशदिल शाह या फिर फहीम अशरफ ये क्या आपको टूर्नामेंट जिता कर देंगे? मोहम्मद हसनैन क्यों है टीम में, मोहम्मद वसीम क्यों नहीं है, वसीम जूनियर? क्योंकि भाई वो तो डेथ ओवर के फनकार थे, बहुत अच्छी बॉलिंग किया करते थे। मुझे लगता है हमें दूर से बैठकर जब ये चीजें समझ में आ रही हैं और आपका अवाम भी इस बात को अच्छे तरीके से समझ, फिर पाकिस्तान ने या तो बहुत ज्यादा दरियादिली दिखाई है, आपके सिलेक्टर्स जो है शायद हिंदुस्तान के बहुत ज्यादा उससे प्यार करते हैं, हिंदुस्तान के क्रिकेट को बहुत मोहब्बत करते हैं, तभी उन्होंने मोहम्मद हसनैन जैसे और इस तरह के खिलाड़ी इकट्ठे करके बिल्कुल। और हमने फखर को भी इसीलिए लेके आए, हम फखर को भी हम इसीलिए लाए कि 2017 वाली परफॉर्मेंस फखर जमान नहीं, फकर देखो, फकर हमें भी बहुत अच्छी लगती है उसकी गेम, अगर वो अच्छा करते हैं। हमें जैसे आप लोग कहते हैं ना, विराट सेंचुरी बनाए पाकिस्तान जीते, हम भी चाहते हैं कि फकर जमान सेंचुरी बनाए और हिंदुस्तान जीते। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था 2017।
ऐसा नहीं हुआ था। 2017 में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार देखिए आपके पास जो है ना बल्लेबाजी 2 या 3 बल्लेबाज चल रहे हैं और गेंदबाजी में 3 गेंदबाजों के साथ आप उतरे हैं ट्राई सीरीज में। आप खुशदिल शाह कौन से बॉलर हैं भाई, कहां उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, फहीम अशरफ। अब आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग और चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। आपने परफॉर्मेंस जो देखा है फहीम अशरफ का बांग्लादेश प्रीमियर लीग के परफॉर्मेंस के बेस पर आपने उनको टीम में चुन लिया। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, वहां की बल्लेबाजी का स्टैंडर्ड और यहाँ का चैंपियंस ट्रॉफी में तमाम टीमों का स्टैंडर्ड बहुत फर्क है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी प्लानिंग की गड़बड़ी हुई है और कुछ नहीं। आपके पास इसी वजह से स्टैंड बाइज नहीं है आपके पास मुकम्मल तौर पर, जो भारत के पास स्टैंड बाइज की भरमार है। बिल्कुल ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बास साहब, मनोज साहब, आपने भी हमें अपना बेहतरीन तज्जिया पेश किया। जी